तो नेक्स्ट है ब्रोंको डायलेटर्स। तो ब्रोंको डायलेटर्स जैसे हमने बात की कहाँ यूज करने हैं, तो अस्थमा जैसी कंडीशंस के अंदर। तो क्या करते हैं कि दे डायलेट ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस एंड रेस्पिरेटरी एयरवे इंक्रीजिंग एयर फ्लो टू द लंग्स। कैटेगरीज की बात कर रहे थे तो बीटा टू एगोनिस्ट, एंटीकोलिनर्जिक्स और मिथाइल जेंथीन्स। तो बीटा टू एगोनिस्ट इसी के सामने चाहो तो लिख सकते हो, सिंपैथोमाइमेटिक्स भी कहा जाता है इनको। तो सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है हमारा वो इमरजेंसी का सिस्टम होता है, आप जानते हो, है ना। तो लगभग मतलब वही चीजें सारी एक्टिवेट करा देता है सिस्टम जो होता है, ये ड्रग्स जो होती है बीटा टू एगोनिस्ट। तो सिंपैथोमाइमेटिक्स भी इनको कहा जाता है। तो इसमें सॉल्ब्यूटामोल वगैरह जो आप देते हो कॉमनली ड्रग्स, तो यहाँ समझ में आ रहा होगा, एक एग्जांपल लिखा है इन्होंने, एल्ब्यूटेरोल। ये सॉल्ब्यूटामोल वगैरह सब वही है, इसी में आ जाते हैं, ठीक है। फिर एंटीकोलिनर्जिक्स इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ये भी एग्जांपल चाहो तो याद कर लो। ये पूछ लेता है बेटा मिथाइल जेंथीन्स थियोफाइलिन, क्यों? क्योंकि सस्ती है ना, जैसे फेनिटोइन वहां बताया था आपको एपिलेप्सी के केस में, उसी तरह मिथाइल जेंथीन्स का भी है थियोफाइलिन्स। ठीक है, डेरिफाइलिन जैसे आप कॉमनली देखते हो यूज की जाती है ड्रग सीओपीडी जैसे केसेस के अंदर, तो वो है ये थियोफाइलिन मिथाइल xanthines। तो याद रखना इसको। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिया हुआ है, बीटा टू एगोनिस्ट दे स्टिमुलेट बीटा टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स कॉजिंग ब्रोंकोडायलेटेशन, नाम में ही सब छुपा हुआ है। एंटीकोलिनर्जिक्स दे ब्लॉक मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स रिड्यूसिंग ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, कोई खास बात नहीं। आगे मिथाइल xanthines दे इनहिबिट फॉस्फोडाइस्ट्रेज इंक्रीजिंग साइक्लिक एएमपी लेवल्स एंड कॉजिंग ब्रोंकोडायलेटेशन। तो ऐसे याद कर सकते हो कि साइक्लिक एएमपी को बढ़ा देता है, बढ़ा देती है ड्रग्स मिथाइल xanthines, जिसकी वजह से ब्रोंकोडायलेटेशन होता है। साइड इफेक्ट्स पे आ जाओ, तो कोई ऐसा सच नहीं है कि याद किया जाए। एक ड्राई माउथ है, चाहो तो उसको देख सकते हो, ड्राई माउथ हो जाना इसकी वजह से। ये डोज लिखे हैं, नजर डाल लो, नहीं जा रहे इसमें डिटेलिंग पे, आगे आ जाएंगे। एरोसोल्स इनहेलेंट्स, ठीक है, जो मतलब कहते हैं ना कि पंप कितनी बार ले रहे हो लोग जो बात करते हैं अस्थमा वगैरह में, तो वो उदाहरण है। तो सॉल्ब्यूटामोल वगैरह दिए जाते हैं उसके अंदर, तो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं मेनली, देख लो आप। तो डेफिनेशन मेडिकेशंस एडमिनिस्ट्रेड थ्रू इनहेलेशन टू प्रोवाइड लोकल ट्रीटमेंट इन लंग्स, कैटेगरीज इसकी। तो ब्रोंकोडायलेटर्स तो वही एल्ब्यूटेरोल लिखा हुआ है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तो फ्लूटिकासोन, नाम सुना होगा, तो ये दिए जाते हैं। माइक ऑफ रखेंगे बेटा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगेन ब्रोंकोडायलेटर का ही काम करेंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का एक फंक्शन आप हमेशा ही देखते हो कि जब कहीं आपको लगे कि इन्फ्लामेशन ज्यादा हो रहा है, चीजें कंट्रोल नहीं हो रही है, तो ऐड कर दिया जाता है इनको। तो दे रिड्यूस इन्फ्लामेशन बाय इनहिबिटिंग मल्टीपल इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस। बल्कि कुछ लिख लो थोड़ा सा यहाँ पे, जब मैंने आपको पीछे फंगल इन्फेक्शन पढ़ाया था, शायद कैंडिडियासिस की हमारी बात हुई थी, ओरल कैंडिडियासिस की स्पेशली बात हुई थी, और आपको बताया था कि वो किस तरह का इन्फेक्शन होता है, ओपोर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ठीक है, वहीं आपसे बात की होगी। अ, स्टेरॉइड ले। ठीक है ना, स्टेरॉइड लेने से बताया था, लेकिन एक उदाहरण और अगर मैं बात करूं, तो एक आपको बताया था मैंने, सोर थ्रोट जो हो जाता है, ठीक है। डिप्थेरिया में। हाँ, डिप्थीरिया, या जैसे मैंने कहा था ये आरएसडी। स्टेफाइलोकोकस। हाँ, स्टेफाइलोकोकल का इन्फेक्शन जो हो जाता है बच्चों में, जैसे जिसकी वजह से बाद में हम देखते हैं कार्डियक कंडीशंस भी हो जाती हैं। ठीक है, तो वहां भी स्टेप थ्रोट जिसको बोल देते हैं, तो आप तो लिख सकते हो स्ट्रेप थ्रोट भी बोल देते हैं उसको, स्ट्रेप्टोकोकल की वजह से होता है। तो वो भी एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ही है, कि जिनकी इम्यूनिटी कम है उन्हीं लोगों को होता है। तीसरा, हम लोगों ने एक हर्पीस की भी बात की होगी वहाँ, मैं सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ आपको और कुछ नहीं। हर्पीस भी कैसे होता है कि किसी को पहले हुआ, अभी वो ठीक है व्यक्ति, अचानक से कभी दोबारा से फिर दिखाई दे जाता है। तो ये सब क्या है कि जब आपकी इम्यूनिटी कम होगी तब ये दिखाई देंगे। तो स्टेरॉइड वो चीज है जो आपकी इम्यूनिटी को कम कर देती है। ठीक है, तो जब स्टेरॉइड आप लेते हो तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उसी में एक चीज आती है, यहाँ जो लिखा हुआ है देखो, साइड इफेक्ट में लिखा है थ्रश। ये ओरल थ्रश की बात कर रहे हैं, वही ओरल कैंडिडियासिस की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आप याद रखना। दूसरा, स्टेरॉइड से कुछ और साइड इफेक्ट होते हैं जिन पे सवाल आ जाते हैं, तो चाहो तो जल्दी से उनको भी लिख लो। लिखो, एक तो ब्रिटल बोन्स, है ना, तो डीमिनरलाइजेशन करते हैं, मतलब आप तो ये लिख लो डीमिनरलाइजेशन। तो बोन्स के अंदर से मिनरल्स को निकाल के ले जाते हैं, तो जिसकी वजह से बोन्स कैसी हो जाती हैं, इजिली ब्रिटल, आसानी से टूट जाती है। थोड़ी सी इंजरी हुई टूट गई। ठीक है, दूसरा लिखो लेमन ऑन स्टिक फिनोमेना। लेमन ऑन स्टिक फिनोमेना, तो हाथ पैर जो है बड़े पतले पतले से दिखाई देंगे, है ना, बेली जो है या मिड बॉडी जो है वो उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी, और हाथ पैर बहुत पतले पतले, तो लेमन ऑन स्टिक जैसा लगता है दिखने में, तो लेमन ऑन स्टिक फिनोमेना। नेक्स्ट लिखोगे बफेलो हम। बफेलो हम,
तो अक्सर बैक पे महिलाओं को खासकर आपने देखा होगा, नेक के नीचे तो फूला हुआ सा दिखाई देना वो। ठीक है, तो बफेलो हम्प हो जाता है इसकी वजह से, स्टेरॉइड्स की वजह से। बाकी तो यहाँ देख ही पा रहे हो, थ्रश यानी ओरल कैंडिडियासिस, इसकी वजह से वो भी याद रखोगे। डोज वगैरह दी हुई हैं तो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, 2 पल्स एवरी 4 to 6 hourly। एल्ब्यूटेरॉल का, फ्लूटिकासोम का कह रहे हैं कि 88 to 220 माइक्रोग्राम ट्वाइस डेली। ठीक है, ये मिलीग्राम में नहीं है, माइक्रोग्राम में है। टाइम ऑफ एक्शन ऑब्वियसली बात है बहुत कम होता है, इसीलिए प्रिफर्ड नहीं होती है। लेकिन जब कभी इस तरह की कंडीशन होगी, जो कहते हैं ना एक्यूट अटैक आया, उस समय कंट्रोल नहीं हो रही चीजें, या फिर जैसे हम कह देते हैं स्टेटस अस्थमेटिकस, एक कंडीशन होती है स्टेटस अस्थमेटिकस। इसमें क्या है कि अस्थमा जो है वो सबसाइड ही नहीं कर रहा, अस्थमेटिकस, तो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे किसी भी तरीके से, तब ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। जैसा मैंने आपको इपिलेप्सी में भी बताया होगा, स्टेटस इपिलेप्टिकस, वहां भी डेवलप हो जाती है वो कंडीशन कि आप किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तब आप डायजेपाम ना लोराजेपाम उनकी तरफ जाते हो, मिडाजोलम जो वो सब है। ठीक है ना, तो याद रखना इसी तरह यहाँ भी है। तो टाइम ऑफ एक्शन इनिशिएशन, बहुत कम टाइम में अपना काम करना शुरू कर देती है, जाहिर सी बात है। आगे आ जाइए। और ड्यूरेशन बहुत कम है, 4 से 6 घंटे खाली, है ना। आगे चलें, एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स कहाँ की, जैसे खांसी हो गई है किसी को, है ना, वो कह रहा है कि प्रोडक्टिव कफ है ना। और कई बार ऐसा होता है कि कफ कैसा आ रहा है, बहुत स्टिकी आ रहा है, आप पूछते हो तो उसको निकालना होता है। तो उसको हमको 2 तरह की ड्रग्स चाहिए, उसको तोड़ती हूँ, है ना, और दूसरा उसको इजिली लिक्विफाई करके निकालती हूँ बाहर। तो देखेंगे यहाँ पे वो एक्सपेक्टोरेंट में आ जाती है सारी। तो डेफिनेशन, ड्रग्स दैट एनहांस द क्लियरेंस ऑफ म्यूकस फ्रॉम एयरवेज। कैटेगरीज में तो इन्होंने इसका बना नहीं रखा, एक मिनट दोगे बेटा, यहाँ से लिखवा देता हूँ आपको ये। हम्म, आप 2 कैटेगरी लिखो, बल्कि 3 कैटेगरी लिखो। एक लिखो फेरिंजियल, फेरिंजियल डेम्यूल्सेंट्स। पढ़ने में इसको मुझे नहीं आ रहा, पढ़ लेना, क्या पढ़ोगे, क्या बोलते हैं उसको, DEMULCENTS, CENTS, फेरिंजियल डेम्यूल्सेंट्स। ये क्या होती हैं चीजें, जैसे अक्सर देखा होगा दुकान पे गए कि वो विक्स की गोली दे दो, है ना, या कुछ हनी टेस्ट दे दो, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो इनको बोला जाता है फेरिंजियल डेम्यूल्सेंट्स। तो ये क्या करती हैं, जो इरिटेशन हो रहा है गले के अंदर, तो उसमें लाभ पहुंचाती हैं। तो इसका उदाहरण लिख लोगे, लिखो ग्लिसरीन, कॉमन उदाहरण याद रहेगा आपको, ग्लिसरीन। ठीक है, सेकंड कैटेगरी लिखो, एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स जो यहाँ लिखे हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स, तो उसमें लिख लोगे, बल्कि एक्सपेक्टोरेंट की 2 कैटेगरी कर लो, एक्सपेक्टोरेंट की 2 कैटेगरी कर लो, एक्सपेक्टोरेंट उसकी 2 कैटेगरी। एक है म्यूकोकाइनेटिक्स और एक है म्यूकोलिटिक्स। एक है म्यूकोकाइनेटिक्स, लिख लेना, म्यूकोकाइनेटिक्स, MUKO, म्यूको काइनेटिक्स, KINETICS, म्यूकोकाइनेटिक्स। और दूसरे लिखो म्यूकोलिटिक्स, दूसरे म्यूकोलिटिक्स यानी तोड़ने वाले उसको। ठीक है, तो म्यूकोकाइनेटिक में हो गया ये ग्वाइफेनेसिन, ये जो नाम लिखा हुआ है, ये लिख लोगे। और म्यूकोलिटिक में लिख लो ब्रोमहेक्सिन मेनली, ब्रोमहेक्सिन। कुछ लोगों को यहाँ पता होगा कि किस द्रव्य के अंदर मिलता है ब्रोमहेक्सिन, सर वासा में। वासा में। ठीक है ना, वासा में मिलता है ब्रोमहेक्सिन। ठीक है ना, तो कुछ हो गए म्यूकोकाइनेटिक्स, कुछ हो गए म्यूकोलिटिक्स, नाम से समझ में आ रहा होगा। म्यूकोलिटिक्स यानी तोड़ने वाले, उसकी लाइसिस करने वाले, जो म्यूकस को तोड़ते हैं। और म्यूकोकाइनेटिक्स हो गए जो उसको इजिली बाहर लेके आ जाए। ठीक है, तो ग्वाइफेनेसिन वो म्यूकोकाइनेटिक का उदाहरण है, और ये ब्रोमहेक्सिन या एसिटाइलसिस्टीन जो आप देखते हो, वो म्यूकोलिटिक्स का उदाहरण है। ठीक है, तो एक दो तीसरी कैटेगरी और लिख लो, एक लिखो एंटीटसिव्स। तीसरे लिखोगे एंटीटसिव्स, मेनली खांसी, लोग कहते हैं कंट्रोल नहीं हो रही, खांसी आ जा रही है,
वो नहीं कंट्रोल हो रही। तो उसकी दो कैटेगरी हैं, एक है ओपियोइड अगेन, और एक है नॉन ओपियोइड। ओपियोइड और नॉन ओपियोइड। ओपियोइड में लिखो कोडीन मॉर्फिन। अभी पीछे पढ़कर आए थे ना मॉर्फिन, तो आप पेन किलर्स के अंदर भी, तो कोडीन भी लिख लेना, कोडीन। कफ सिरप में देखा होगा, कॉमनली पढ़ा होता है, तो कोडीन और मॉर्फिन। नॉन ओपियोइड में लिख लो डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन। डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन। पीछे इस पर काफी बवाल हुआ था, अगर आप लोग को ध्यान हो। दिल्ली में पीछे ऐसा हुआ था, पता नहीं, बाद में उसकी रिपोर्टिंग पढ़ने में नहीं मिली, या काफी सारे बच्चों की डेथ हुई थी, more than 50 केसेस एक समय था, आज से कुछ 2 साल 3 साल पहले की बात है। तो उसमें यही था, डेक्स्ट्रोमिथोर्फिन की वजह से ऐसा हुआ, ऐसा माना गया था उस समय तो, लेकिन आगे फिर मैं भी टच में नहीं रहा उस न्यूज़ के क्या हुआ। तो डेक्स्ट्रोमिथोर्फिन। ठीक है, तो ओपियोइड में कोडीन मॉर्फिन, और नॉन ओपियोइड के अंदर डेक्स्ट्रोमिथोर्फिन और नोस्केपिन, ये भी लिख लो, उसी का उदाहरण है नोस्केपिन। NOSCAPINE। क्लियर? फिर एक बार बोल रहा हूँ, आपको तीन उदाहरण लिखवाए मैंने आपको यहाँ पे, जो कह लो कि कफिंग में काम करती हैं चीजें, है ना। कफ विद स्पूटम है तो अलग चीजें हैं, और सिर्फ कफ है तो उसके लिए अलग चीजें हैं, मान लो। तो एक लिखवाया आपको फेरेंजियल डेमोल्सेंट्स, उसमें ग्लिसरीन उदाहरण में लिखवाया। फिर आपको लिखवाया मैंने म्यूकोकाइनेटिक्स और म्यूकोलिटिक्स। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट्स के अंदर। तो म्यूकोकाइनेटिक के अंदर ग्वाइफेनेसिन, और म्यूकोलिटिक्स के अंदर ब्रोमहेक्सिन एसिटाइलसिस्टेन। फिर तीसरी कैटेगरी एंटीटसिव्स की है, तो उसमें आपको लिखवाया ओपियोइड नॉन ओपियोइड। ओपियोइड के अंदर कोडीन मॉर्फिन, और नॉन ओपियोइड के अंदर नोस्केपिन और डेक्स्ट्रोमेथोर्फन। आगे चलिए, बल्कि एक और फोर्थ कैटेगरी है, लिखना चाहो तो वो भी लिख लो, चलो। लिखो एंटीहिस्टामिनिक्स। एंटीहिस्टामिनिक्स, क्योंकि ये भी कॉमनली आपको ड्रग मिल जाएगी। क्लोरफेनेरामिन। क्लोरफेनेरामिन, CHLOR, क्लोर, PHENARAMINE, क्लोरफेनेरामिन। ठीक है, तो एडिक्शन वगैरह का पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया, ओपियोइड्स हैं तो उनमें एडिक्शन हो सकता है। रेस्पिरेटरी सप्रेसेंट का काम करते हैं, वो भी याद रखना, और तो कुछ है नहीं। ये आपके नोट्स में दोबारा से फिर एनेस्थेटिक्स का टॉपिक दिया हुआ है, तो यहाँ लिख दिया है, तो इसमें जाएंगे नहीं अब डिटेल में, ये बात पहले हमारी हो गई है। ये वही सब है, ठीक है, इसको दोबारा से नहीं देखना, यहाँ से देखोगे क्या। डाइजेस्टेंट्स, यहाँ से देखिए, ये छोड़ दोगे, आगे का पेज जो है इसमें वो रिपीट हुई है वो चीज़ें, कुछ नया नहीं है, अगला 1.5 पेज रिपीटेशन में है। नेक्स्ट आते हैं डाइजेस्टेंट्स। तो ड्रग्स दैट एड डाइजेशन, इसमें कुछ खास है नहीं, वो जल्दी से पढ़ लेंगे इसको। कैटेगरीज एंजाइम प्रिपरेशंस होती हैं इसमें, तो पैंक्रिएटिन, पेप्सिन देखते होगे, है ना, टोरेंट वगैरह कंपनी के आते हैं ये प्रोडक्ट जो है, काफी हिट है। तो पैंक्रिएटिन और पेप्सिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सप्लीमेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू असिस्ट द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, कि आपको जो एंजाइम चाहिए बाहर से दिए जा रहे हैं तो ब्रेक डाउन इजीली कर देंगे। साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? GIT डिस्कम्फर्ट, एलर्जिक रिएक्शंस। डोज वेरीज बाय प्रिपरेशन, टिपिकली टेकन विद मील्स। अब मील को डाइजेस्ट करना है तो मील के साथ ही ले रहे हैं। 30 मिनट्स के अंदर फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। कुछ नहीं, जरूरी छोड़ो, आगे आ जाओ। नेक्स्ट है कार्मिनेटिव्स। ठीक है, तो फ्लैचुलेंस वगैरह किसी को होता है, गैसेस बनना, उस तरह की कंडीशन में जो ड्रग्स यूज होती हैं वो कार्मिनेटिव होती हैं। तो ड्रग्स दोज रिलीव फ्लैचुलेंस। एग्जाम्पल्स सिमेथिकोन, पिपरमिंट ऑयल। तो सिमेथिकोन कॉमनली आपको मिल जाएगा ड्रग्स में, ठीक है, तो सिमेथिकोन याद रखना स्पेशली। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, रिड्यूस सरफेस टेंशन ऑफ गैस बबल्स, अलाउइंग देम टू कोएलीज एंड बी एक्सपेल्ड, कि आपस में मिल जाए वो जो बबल्स हैं और वो बाहर निकल जाए बॉडी से, तो रिड्यूस सरफेस टेंशन। कोई खास बात नहीं है बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ, बस नाम याद कर लो काफी है। तो कार्मिनेटिव के उदाहरण में सिमेथिकोन, बस इतना सफिशिएंट है। बाकी लिखा है साइड इफेक्ट को होता नहीं है जनरली। डोज में 40 से 125 मिलीग्राम, आफ्टर मील्स एंड एट बेड टाइम, 30 मिनट्स वही। टाइम ऑफ एक्शन ड्यूरेशन फॉर फ्यू आवर्स। नेक्स्ट आ जाएंगे एंटासिड्स। तो ड्रग्स दैट न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, एग्जांपल्स एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो देख लेना, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड याद कर सकते हो, बाकी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। दे न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड, रेजिंग द पीएच ऑफ द स्टमक कंटेंट्स। बात समझ रहे हो ना एंटासिड्स? वो देखो, एक PPI पढ़ा है, एक आपसे मैंने कहा कि
ये रैनिटिडिन है, इस तरह की ड्रग्स हैं, ये यूज की जाती हैं। तो इनमें अंतर ये आ जाता है कि पीपीआई तो, जिनको प्रोटोन पंप इनहिबिटर हम लोग बोलते हैं, वो 100% जो एसिड है उसको रोक देते हैं, है ना। और जो दूसरे हम पढ़ते हैं, यानी कि H2 ब्लॉकर्स, उनकी अगर बात करें तो उनका काम क्या होता है कि वो लगभग 70% तक रोक देते हैं इसको, एसिड को। और ये जो ड्रग्स हैं एंटासिड्स, ये सीधा एसिड पे उस तरह से काम नहीं करते। ये क्या करते हैं कि एसिड जो आ चुका है मान लो स्टमक के अंदर, उसको जाके सीधा न्यूट्रलाइज कर देना, इनका काम होता है। क्योंकि जो एसिड होता है उसकी एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब 2-2.5 तक कह लो आप, ठीक है ना। तो कई बार लोगों को उससे बहुत समस्याएं होने लगती हैं, तो ये सीधा जाके काम करती है। तो ऐसा कह लो, वो एसिड को रोकती हैं दवाइयाँ, और ये रोकती नहीं है, ये सीधा जाके न्यूट्रलाइज करती हैं उसको। ये डिफरेंस है इनके अंदर, तो पता होना चाहिए, जरूरी है ड्रग। क्योंकि साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं इनके, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है इनकी वजह से, डायरिया भी लोगों को हो जाता है, हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है कैल्शियम की वजह से, जानते हो। तो कॉन्स्टिपेशन एल्यूमिनियम वाले जो सोल्ट है उनका साइड इफेक्ट है। डायरिया ये मैग्नीशियम वाले जो है, तो याद रखना। 1 से 2 टैबलेट या 5 से 10 ml सस्पेंशन, जो भी जिस तरह नीडेड हो, वन सेट विद इन 5 to 15 मिनट्स, तुरंत ही रिलीफ मिल जाता है। ड्यूरेशन तो 1 से 3 घंटे तक इनका फंक्शन होता है, वो देख लेंगे। एंटी अल्सर एजेंट्स, तो ड्रग्स यूज टू ट्रीट अल्सर्स इन स्टमक एंड डिओडनम, तो जो अल्सर बन जाते हैं स्टमक में, डिओडनम में, क्रोन्स डिजीज वगैरह आप जो पढ़ते हो, कि उन कंडीशंस में ये ड्रग्स यूज करनी है। कैटेगरीज तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, तो रैंटिडिन, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, पीपीआई जिनको बोला जाता है, जैसे ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेविप्राजोल, वो सब जो आ जाता है। साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं, तो सुक्रल फेट दिया जाता है, ये जाके सीधा वहां पे प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है जहां भी अल्सर होता है। सुक्रल फेट, इसको स्पेशली याद रखना, एंटी अल्सर में इसको स्पेशली याद रखना आप, ठीक है। सुक्रल फेट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता चुका हूँ ऑलरेडी। H2 एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, ब्लॉक हिस्टामिन, रिड्यूसिंग एसिड सिक्रीशन। पीपीआईज दे इनहिबिट हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीज एंजाइम, रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स फॉर्म अ प्रोटेक्टिव बैरियर ओवर अल्सर्स, ठीक है। तो ये सुक्रोल्फेट है, यही मेनली है इस कैटेगरी के अंदर, इसको याद रखना है बस। साइड इफेक्ट एज सच इसके भी नहीं है, फिर भी डायरिया, हेडेक, डिजीनेस कोई जरूरी वाला नहीं जो याद किया जाए। उदाहरण देख पा रहे हो, रेंडेडिन 150 mg ट्वाइस डेली, 300 mg एट बेड टाइम, ओमेप्राजोल 20 से 40 mg वंस डेली। इनकी खासियत ये है, बस आप याद रखना चाहो तो, कि ओमेप्राजोल की खासियत क्या है, मतलब या पीपीआई की खासियत क्या होती है जनरली। इनको सिंगल टाइम लेना पड़ता है, लेकिन आप डॉक्टर्स को देखोगे तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है बीडी इसको प्रेस्क्राइब करना, देते हैं, ठीक। अभी मेरे पास टोरेंट कंपनी का ही एक आया था पीछे सेमिनार अटेंड करने के लिए, नया सोल्ड वो कुछ लेके आए हैं, तो बता देता हूँ, बट आपको नाम उसका भी ना, न्यू ड्रग है इसी का, मतलब ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेट है। एक मिनट बेटा, नाम बता देता हूँ आपको, लिख सकते हो, वोनो प्रेजान, ड्रग का नाम है वोनो प्राजान, प्राजान जो भी कहोगे। इसकी खासियत क्या है, अभी तो ट्रायल बेसिस पे चल रही है, ड्रग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो पीपीआई की जगह ना इसको दे रहे हैं। पीपीआई में एक बात है कि उसको कैसे देते हैं, एम्प्टी स्टमक देते हैं पीपीआई जो होते हैं। लेकिन इसमें कंपनी क्लेम मतलब कर रही है अब तक जो उनके रिजल्ट्स हैं, कि इसका फूड के साथ कुछ ऐसा है नहीं इंटरेक्शन वगैरह, कि आप इसको फूड के साथ दे दो, पहले दे दो, बाद में दे दो। तो वोनोप्राजाम, तो इसका नाम भी याद कर लेना, नई ड्रग है ये, तो पीपीआई को रिप्लेस कर रहे हैं इससे। आगे चलिए, ये सब छोड़ो, टाइम वाइम, पीपीआई समझते हो 24 घंटा काम करती है, तभी एक बार दी जा रही है। आगे आते हैं लेग्जेटिव्स के ऊपर। लेग्जेटिव्स, तो ड्रग्स दोज प्रमोट बावेल मूवमेंट्स, ऑब्वियस सी बात है ना। कॉन्स्टिपेशन है किसी को तो बावेल मूवमेंट भी अक्सर कम मिलते हैं, ठीक है। कैटेगरीज कुछ होते हैं बल्क फॉर्मिंग। अब देखो, इंडिया में जो ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन होता है, वो कौन सा वाला कॉन्स्टिपेशन होता है, उसको हम बोलते हैं, वो साइकोलॉजिकल है, ठीक है ना। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देखोगे, जहाँ पे इस तरह का फूड नहीं खाते, कि जहाँ पे कह लो सेलुलोज ज्यादा होता हो, इस तरह का नहीं, यानी नॉनवेज डाइट ज्यादा लेते हैं, तो वहां पे अगर आप देखोगे ना, स्टूल इवैक्यूएशन जो कह लो आप, जो प्रोसेस है, तो वो लगभग 2 से 3 दिन में एक बार अगर वो स्टूल पास करते हैं वो नॉर्मल समझते हैं। लेकिन इंडिया में एक हैबिट है कि पर डे जाना है, अगर ऐसा नहीं हो तो लोग मानने लगते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो उसी ऐसी कंडीशंस के अंदर मेनली ये बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स दिए जाते हैं, जैसे साइलियम,
ठीक है, तो याद रखना। तो मेलिन का काम क्या है कि बल्क बनाना। उससे लोगों को एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ स्टूल पास हुआ हमको। ठीक है, फिर कुछ होते हैं स्टिमुलेंट्स होते हैं। तो बीसाकोडिल नाम देख लोगे। ऑस्मोटिक लेक्सेटिव्स होते हैं जैसे लैक्टुलोज। ज्यादातर ये चलते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, देखोगे डॉक्टर ज्यादातर ये प्रेस्क्राइब करते हैं, या फिर साइलियम। ये दो चीजें बहुत चलती हैं। फिर कुछ होते हैं स्टूल सॉफ्टनर्स होता है, स्टूल सॉफ्टनर्स। तो उसमें डोकुसेट नाम लिखा है, देख लेना इसको भी। तो मेनली जो प्रैक्टिस में होते हैं वो मैंने कहा बल्क फॉर्मिंग वाले, और ये लैक्टुलोज ऑस्मोटिक वाले, ये दोनों ज्यादातर यूज किए जाते हैं। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वेरीज बाय टाइप। तो बल्क फॉर्मिंग इंक्रीजेस स्टूल बल्क, स्टिमुलेंट्स दे इंक्रीज पेरिस्टालसिस, ऑस्मोटिक ड्रॉ वाटर इनटू द बावल। ठीक है, और स्टूल सॉफ्टनर्स दे इंक्रीज वाटर इन स्टूल। तो उदाहरण देख लोगे, जरूरी है इसके। आगे चलते हैं। साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं इनकी वजह से? ब्लोटिंग होना, क्रैम्पिंग होना, डायरिया होना। और अक्सर कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट इन्हीं समस्याओं के लिए दवाई लेता है, और उसको इन दवाओं की वजह से यही साइड इफेक्ट हो जाता है ना, खास बात। तो ब्लोटिंग, क्रैम्पिंग, डायरिया, ये सब उल्टा हो सकता है। खैर, डोज लिखिए बेटा, देख लेना, कोई खास बात नहीं है। आगे चलिए। नेक्स्ट आते हैं एंटी डायरियल्स। एक सवाल पहले मैं कर लेता हूँ। रवि, यस सर। अतिसार का चिकित्सा सूत्र। अतिसार का चिकित्सा सूत्र। प्रियंका, तो पिंकू। सर वो बात स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा के अच्छी साथ में बात जी है। सर। इसमें अपन ने कई पॉइंट्स पढ़े थे, प्रमथ्या का भी पढ़ा था। मध्य दोष में पाचन हेतु प्रमथ्या देंगे, अल्प दोष में लंघन करवाएंगे, और वात स्थानानुपूर्वी चिकित्सा भी करेंगे, और शुरू में दोष का स्तंभन नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है ना। चलो ठीक है, मैं ये सारी बातें जानना चाह रहा था, सारे जवाब आ गए। तो ना तो संग्रहम देयम पूर्वम आमति सारणे, मेरा मेन टारगेट ये था, ये लाइन आप बता दो मुझे। ठीक है, ना तो पूर्वम संग्रहणम देयम, शुरुआत में संग्राही द्रव नहीं देते, वो बिल्कुल याद रखना। तो खैर, बात तो लेकिन करनी है एंटीडायरियल्स की, तो देख लेते हैं। देखिए, तो डेफिनेशन, ड्रग्स दोज रिड्यूस डायरिया, एग्जांपल्स आर लोपेरामाइड। तो कॉमनली आप देखोगे प्रैक्टिस में यही ड्रग, दुकान पे गए वो छोटी सी गोली दे देता है, तो यही इस्तेमाल होती है। तो ड्रग्स दोज रिड्यूस डायरिया, दे आर एंटी डायरियल्स। कॉमनली देने नहीं है, देने कब है? जब आपको लग रहा है कंडीशन बहुत सीवियर वर्स होती जा रही है, कह लो आप। ठीक है ना, तो वहां पे देते हैं। तो लोपेरामाइड है, बाकी बिस्मथ, सब सैलिसिलेट्स हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो लोपेरामाइड स्लोज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी एंड इंक्रीजेस वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, बिस्मथ सब सैलिसिलेट्स क्या करते हैं? दे हैव एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी, एंटी माइक्रोबियल एंड एंटासिड प्रॉपर्टीज। ठीक है, बिस्मथ सब सैलिसिलेट्स। ठीक है, तो मेनली लोपेरामाइड का नाम बस याद कर लेना, और कुछ नहीं। समझ में तो आ रहा होगा कैसे काम करती है। ये साइड इफेक्ट में कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, ये सब हो जाना। डोज देख लो लोपेरामाइड की, 4 mg इनिशियली, देन 2 mg आफ्टर ईच लूज स्टूल। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। लोपेरामाइड 4 mg की डोज है, बाद में 2 mg रिपीट करना है हर लूज स्टूल के बाद। मेरे साथ कई बार हुआ है काम, पता है क्या, कि मैं पेशेंट को रूल के हिसाब से नहीं देता लोपेरामाइड, गांव में जैसे प्रैक्टिस करता है। तो लेकिन बहुत बार पेशेंट आके बताते हैं, अरे वो फिर डॉक्टर साहब आराम नहीं हुआ था, तो हमने जो है, एक बंगाली बैठता है वहाँ की, वो बंगाली के पास गए, और उन्होंने तो एक खुराक दी, उससे तुरंत हम ठीक हो गए। मैं कुछ कहता नहीं, फिर क्या कहना। तो वो यही बस उठा के चिपका देते हैं मरीज को। खैर, तो टाइम ऑफ एक्शन, तो विद इन 1 आवर तुरंत ही आराम लग जाता है। और ड्यूरेशन इफेक्ट लास्ट अप टू 24 आवर्स। आगे आ जाओगे एंटीमेटिक्स। डेफिनेशन, ड्रग्स दोज प्रिवेंट और ट्रीट नोजिया एंड वॉमिटिंग। एग्जाम्पल देख लो, ओंडेनसेट्रोन सबने नाम सुना होगा। मेटोक्लोप्रामाइड, स्पेशली इसको देख लेना, पीछे हम लोग कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहे थे, तो कॉन्स्टिपेशन में ये भी दी जाती है, तो चाहो तो इसको लिख सकते हो, मेटोक्लोप्रामाइड ना, ये कॉन्स्टिपेशन में भी यूज होती है। इसका प्रोकाइनेटिक इफेक्ट है, मतलब है कि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ाती है। ठीक है, मेटोक्लोप्रामाइड, तो ये याद रखना इसको। फिर एक लिखिए प्रोमेथाजिन। तो ओंडेनसेट्रोन, मेटोक्लोप्रामाइड स्पेशली याद रखोगे। आगे देख लो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी लिखी है, कोई खास नहीं। 5-HT3 रिसेप्टर पर काम करती है ओंडेनसेट्रोन। मेटोक्लोप्रामाइड डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। प्रोमेथाजिन हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, कोई खास नहीं, आगे चलेगा।
हिपैटो प्रोटेक्टिव एजेंट्स, है ना। तो हकीकत तो ये है कि ज्यादा कुछ है नहीं मॉडर्न में हिपैटो प्रोटेक्टिव, ठीक है, लेकिन फिर भी देखते हैं। तो डेफिनेशन, ड्रग्स दोज प्रोटेक्ट द लीवर फ्रॉम डैमेज, एग्जाम्पल लिखा है सिलमेरिन, अर्सोडीओक्सीकोलिक एसिड, ये तो उसमें भी यूज करता है। किसी को अगर स्टोन हो जाए ना, जीबी स्टोन, गोल ब्लैडर स्टोन, तो वहां भी हम ये ड्रग यूज करते हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछे कि गोल ब्लैडर स्टोन में गोल्ड लाइन या गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्या है, क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? सर्जरी है। कोलेसिस्टेक्टमी। ठीक है ना। तो रिमूवल करना है, कोलिसिस्टेक्टमी करनी है, बिल्कुल याद रख लो, ठीक है, निकालना है उसको। याद रखना, ड्रग्स देके आप कंट्रोल कर लो चीज़ों को, रिमूव भी कर दोगे तो दोबारा से बन जाएगी, क्योंकि वहां कंसंट्रेशन होने की संभावना है, बार बार ये चीज़ बनती रहेगी। तो निकाल देना ही उसको बेहतर ट्रीटमेंट होता है। खैर, वापस आ जाएंगे, तो ड्रग्स, ये वाला उदाहरण याद रखना, सिलीमेरिन, यही दिया जाता है, मॉडर्न वाले ये ही चिपका रहे हैं आजकल सबको। आगे देखिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो कैसे काम करती है ये? एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स हैं इसके, सिलीमेरिन के। हमारे पास तो कितने ड्रग्स हैं एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, खैर। और अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड रिड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन एंड प्रमोट्स बाइल फ्लो, ठीक है। तो मेनली ये याद रखोगे पहले वाले, बेटा यही यूज हो रही है मेनली। साइड इफेक्ट इससे क्या है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट, एलर्जिक रिएक्शंस। डोज देख लो, 140 मिलीग्राम 3 टाइम्स अ डे। छोड़ो, इसमें और कुछ खास नहीं है, नेक्स्ट आ जाएंगे। डायूरेटिक्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो डिटेलिंग में जाऊंगा नहीं। यहाँ पे उन्होंने वैसे काफी विस्तार से लिखा है, मन हो तो आप पढ़ लेना। मैंने जरूरी पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपके साथ। ये देख लेना, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक के उदाहरण में स्पाइरोनोलेक्टोन, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक में स्पाइरोनोलेक्टोन, लिख लो इसके बारे में एक पॉइंट चाहो तो, जरूरी बात है, लिखो, इसके सामने लिख लेंगे आप। स्पाइरोनोलेक्टोन के आगे स्पेशली, है ना, ये पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक है, क्या काम करता है? तो लिखो, इट प्रिवेंट्स सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, इट प्रिवेंट्स सोडियम रीअब्जॉर्प्शन in collecting tubules and prevents हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया नहीं होने देती, खासियत है इनकी। जो बाकी डायरेटिक्स होते हैं ना, उनकी वजह से हाइपोकैलीमिया हो सकता है, लेकिन ये हाइपोकैलीमिया नहीं होने देती ड्रग्स साथ में। पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स जो होते हैं, हाइपोकैलीमिया नहीं होने देते। प्रिवेंट्स हाइपोकैलीमिया, मेन बात ये लिख लेना बस, इट प्रिवेंट्स हाइपोकैलीमिया, ये जरूरी बात है। ठीक है, आगे देखिए, ये आप पढ़ लेना, मैं पढ़ा दिया अपने साइड से, जरूरी पार्ट इसमें जो था। एंटी डायूरेटिक एक उदाहरण देख लो, यहाँ डेस्मोप्रेसिन करके लिखा हुआ है, बस ये देख लेना। एंटी डायूरेटिक्स में तो डेस्मोप्रेसिन का एक उदाहरण लिखा हुआ है, क्यों जरूरी है? हम एक कंडीशन की बात करते हैं कि जो बच्चे ना बेड वेटिंग कर देते हैं, है ना, यूरिन उनका कंट्रोल नहीं अचीव होता जिन बच्चों का, तो उन बच्चों के लिए हम एक ड्रग यूज करते हैं, कोई नाम बताएगा मुझे? सर बाकुची। सर इमेप्रेसी। इमिप्रामिन, लिख लोगे? इमेप्राम। कोई बात नहीं, लिख लेंगे इमिप्रामिन, एक ड्रग है, उसका नाम लिखेंगे इमिप्रामिन। सर आई एम, आयुर्वेदा में संयामूत्र की सर्वश्रेष्ठ औषधि बाकुची है ना? नहीं बेटा, अहिफेन आपको मैंने वहां पढ़ाया है। ओके सर। आप लिखो इमिप्रामिन, ठीक है। वैसे ये ड्रग भी डिप्रेशन में, एंजाइटी में यूज की जाती है, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट होती है, जो बताई मैंने आपको, इमिप्रामिन, IMIPRAMIN, इमिप्रामिन, ठीक है, वो यूज होती है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि शैया मूत्र की चिकित्सा में इनमें से किसका प्रयोग होता है? आयुर्वेद का तो पूछता ही नहीं वो। आयुर्वेद में मैंने शायद आपको अहिफेन पढ़ाया है, उसके साथ अगर मैं रिकॉल सही कर पा रहा हूँ तो बिम्बी है। शैया के नीचे के। हाँ, शैया के नीचे की जो मिट्टी है उसी को भर्जित करके वो देने की बात भी आई है बच्चे को, ठीक है ना। तो वो सारी चिकित्सा अच्छी बात है बेटा, जिनको याद है। तो बाकी मॉडर्न का क्वेश्चन आता है अक्सर, ये जो पूछता है एग्जाम में, तो एक तो इमिप्रामिन यूज होती है, और एक ये जो ड्रग लिखी है ना डेस्मोप्रेसिन, तो इसको भी यूज करते हैं वहां पे, तो इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, तो इसलिए इसको आपको याद कर लेना। तो बेड वेटिंग की चिकित्सा में इमिप्रामिन और डेस्मोप्रेसिन दोनों यूज होते हैं।
देख भी पा रहे हो उसका फंक्शन एंटी डायूरेटिक है, तो इससे भी समझ में आ रहा होगा डायूरेसिस को रोक देगी। ठीक है ना। तो इमिप्रामिन एंड डेस्मोप्रेसिन बेड वेटिंग में यूज होती है। इतना बस याद कर लो, और कुछ इसमें खास है नहीं। नेक्स्ट देखो लिथोलिटिक एजेंट्स। तो ड्रग्स दोज डिजोल्व किडनी स्टोन्स। ठीक है, तो किडनी स्टोन्स को ऐसा नहीं है कि आप सोचो आयुर्वेद से निकाल सकते हो, मॉडर्न वाले कह रहे हैं हम पे भी है कुछ। तो क्या है इनके पास, पोटेशियम साइट्रेट। ठीक है, तो हमारे क्षार जो है, तो क्षार की हेल्प ले रहे हैं, ये भी पोटेशियम साइट्रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो एल्कलिनाइजेस यूरिन, इंक्रीजिंग द solubility ऑफ यूरिक एसिड एंड सिस्टीन। साइड इफेक्ट्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट, हाइपरकैलेमिया इसकी वजह से हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, पोटेशियम है। नहीं, जरूरी बात है, आप इतना याद रखो। आपको जो मैंने टीबी की ड्रग्स पढ़ाई हैं उनमें एक ड्रग ऐसी है जो यूरिक एसिड को बढ़ा देती है बॉडी में, और गाउट को प्रेसिपिटेट कर सकती है। तो कौन सी ड्रग है? सर पायरानमाइड। ठीक। पैराजिनामाइड। ठीक है ना, तो पायरेजिनामाइड की वजह से ही ये कंडीशन हो सकती है, लिख लोगे इसको, नहीं पता। पायरेजिनामाइड तो यूरिक एसिड को बढ़ा देती है। ठीक है, बाकी इसमें भी कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। तो ड्रग्स दोज रिड्यूस इन्फ्लामेशन, नाम से समझ में आ रहा है। अगेन कैटेगरीज में एनसेड्स ही हैं बेटा, इसमें भी हम नहीं पढ़ेंगे। एनसेड्स है मेनली कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, याद रखो, प्रेडनिसोलोन जैसे कॉमन स्टेरॉइड के उदाहरण में आप जानते ही हो। तो देख लेना, मैं बाकी इसमें भी नहीं जा रहा है डीलिंग के अंदर, ये पढ़ लिया है पॉइंट हमने। रिवाइज ही हो रहा है, समझ लो, रिपीट हो रहा है। तो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। अभी कुछ ड्रग्स रह गई हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको संभवतः आज दे दूंगा, नहीं तो कल मॉर्निंग में दे दूंगा। कल की भी जो क्लास होगी ना, वो टाइमिंग यही रहेगी, इवनिंग 6। कल छुट्टी होगी ना सब लोगों की? लेट तो नहीं करनी क्लास? जी सर, छुट्टी है कल। हाँ, ठीक है चलो। तो कल छुट्टी है, तो कल भी टाइम यही रहेगा 6 बजे का, यही कॉमन आईडी रहेगी, यही आगे के आपके सेशंस होंगे। ठीक है, इसी में आगे जो ड्रग्स बची हैं जो भी, उनको कंप्लीट करेंगे। दूसरा, आपको एक नोट्स दे दिया मैंने, आप लोग जनपद आयुर्वेद वाला पार्ट है वो शायद वो नहीं था, तो मैंने ये दे दिया आपको, आपके पास आ गए होंगे, ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, पुराने बच्चों में तो होंगे ही जो पढ़ रहे हैं रेगुलर में। प्लस जो चरक निदान एक है, वहां पर आपका निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय, अनुपशय, संप्राप्ति, इन सब चीज की बात आई है। और एक ये वाली बात आती है कि चक्रपाणी के अनुसार 18 यहाँ पर उपशय बताए गए हैं, ये उदाहरण है कुछ, तो ये देखेंगे हम लोग। तो ये टॉपिक भी संभवतया कल देखेंगे अगर समय रहा तो। तीसरा, इसी के अंदर आपका व्याधि शमत्व, इसका मॉडर्न पार्ट भी आपको मैंने दे दिया है ना, तो पिंकू ने प्रोवाइड किया था, वो मैंने आपको दे दिया है लिखा हुआ। तो वहां से और यहाँ से पढ़ लेंगे, तो आपका मेरी साइड से लगभग मुझे लगता है कि ये लास्ट ही है शायद। फिर टॉपिक आप बता देना मुझे, इसके बाद जो रह जाएंगे आप मुझे ना बता देना कि सर इसमें ये कुछ पढ़ा दो, अगर कुछ जरूरी टॉपिक लग रहा होगा। मैं भी देख लूंगा एक बार नज़र पूरे सिलेबस पे, लेकिन सबसे ज़रूरी ये अगली 2-3 चीज़ें हैं। इसके बाद मेरी साइड से ऑलमोस्ट हम एंड पे आ जाएंगे कि कंप्लीट हो गया, मैं ये मान लूंगा। तो आप टॉपिक छाट लो कुछ अगर बचे हुए हैं तो, या आपको लगता है कि हाँ सर ने ये चीज़ नहीं कवर करी, प्रोग्राम हो सकता है एक आध रह रहा हो, है ना, तो प्रोग्राम देख लेना, एक आध कुछ छूटा हो तो बता देना मुझे, मैसेज कर देना पर्सनली मेरे नंबर पे, ग्रुप में नहीं, मेरे पर्सनल नंबर पे, क्योंकि ग्रुप में कई बार नहीं सर, देख पाता। हाँ बेटा। वो न्यूट्रिशन वाला भी तो है ना सर, उसमें वो मरासमस और क्वासिक्वार वाला टॉपिक क्वाश्योर होगा। का ठीक है, हाँ मैं पढ़ा दूंगा आपको, मैं वही कह रहा हूँ। देखो बेसिक तो मैंने आपको न्यूट्रिशन में जो है ना, एक मिड डे मील वाली चीज़ है, वो मैंने आपको पढ़ा दी है, मिड डे मील। लेकिन फिर भी कुछ इस तरह की डिसऑर्डर्स हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वाले, तो वो कवर कर लेंगे, लेकिन आपको मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि मेरी साइड से लगभग मैं कर चुका हूँ, है ना। कई बार मेरे माइंड नहीं काम करेगा कि अच्छा ये चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक छूट रहा हो, आपको लगता हो, मुझे मैसेज कर दो सर, फिर इतना छोड़ दो कि सर ये टॉपिक, मतलब अगर हो पाए तो इसको भी, तो मैं सर करा दूंगा, हाँ। सर स्त्री प्रसूति में योनि व्यापक तो हो गई थी सर, गर्भ व्यापक भी दिया है सिलेबस में। ठीक है बेटा, मुझे मैसेज करो, वही बता रहा हूँ ना, ये 2 4 5 टॉपिक जो आप बताओगे, मैं जल्दी से उसके नोट्स बना के आपको दे दूंगा। तो टाइम है अभी हमारे पास 3 4 5 दिन का, तो मैं आराम से पढ़ा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो आप मुझे दे दो, यहाँ मत बताओ, मुझे याद नहीं रहेंगे इतने सारे बताओगे। मुझे मैसेज कर दो मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप पे, पर्सनल मेरे पे करना, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोग ग्रुप में डालते हो, सोचते हो सर देख रहे होंगे, मैं नहीं देख पाता अक्सर उसे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं, टाइम भी खत्म हो क्लास का, थैंक यू। कल मिलेंगे सेम टाइम 6 बजे, सेम आईडी से।